दोस्तों, गोदी मीडिया के लिए एक और हफ्ता बुरा गुजरा। चलो भाई। लव जिहाद का नाम लेकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले शो करने पर न्यूज 18 के एंकर अमीश। अस्सलामुअलैकुम गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है जिस पर रिएक्शन दूंगी। उसका टाइटल है गोदी मीडिया पर जुर्माना, सुधीर चौधरी, आमिश देवगन और अमन चोपड़ा को पड़ी फटकार। जी हाँ, गोदी मीडिया की दीदी और भैया को आखिर जुर्माना किस वजह से भरना पड़ेगा और जुर्माना क्यों लगा है, कितने का लगा है और इन्होंने किस नफरतों का बाजार लगाया हुआ था जिस पर इनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के लिए एक और हफ्ता बुरा गुजरा। चलो भाई। लव जिहाद का नाम लेकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले शो करने पर न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, टाइम्स नाउ के एंकर हिमांशु दीक्षित के प्रोग्राम को गलत माना गया है और जुर्माना इन पर लगा है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि NBDSA ने 3 चैनलों पर दिखाए गए नफरती शो पर एक्शन लिया है। जुर्माने के साथ साथ वीडियो हटाने का निर्देश भी दिया गया है। इनमें एंकर गुल्लू यानी अमीश देवगन, चमन चोपड़ा और तिहाड़ी के नाम से मशहूर सुधीर चौधरी के शो शामिल हैं। हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। श्रद्धा वालकर केस और रामनवमी वायलेंस पर दिखाए गए शो के लिए टाइम्स नाउ नव भारत पर 1 लाख और न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। आज तक को चेतावनी दी गई है। तीनों चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने को कहा गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। समाज में नफरत फैलाने वाले और एकता को बिगाड़ने वाले प्रोग्राम चलाने के लिए ये जुर्माने लगाए गए हैं। जुर्माना लगाने वाले हैं NBDSA के प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी। आप में से कई लोगों ने ध्रुव राठी का वीडियो देखा होगा जिसमें वो गिनाते हैं कि कैसे हमारा देश एक तानाशाही देश में बदलता जा रहा है। अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए राठी ने फैक्ट्स भी दिए हैं, लेकिन गोदी मीडिया को ये बात पसंद नहीं आई तो वो रोने लगे। सबसे पहले देखिए इस अमन चोपड़ा नामक एंकर को। पहले तो इसने ध्रुव राठी का कंपैरिजन ध्रुव जुरेल से करने की नाकाम कोशिश की। आज पूरे देश में 23 साल के क्रिकेटर ध्रुव जुरेल की चर्चा हो रही है, लेकिन आज देश में एक और ध्रुव की भी चर्चा हो रही है। देश विरोधियों और चीन के पेरोल पर काम करने वाले गैंग के लिए यह ध्रुव तारा इन दिनों आंखों का तारा बना हुआ है। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो भाई साहब रोने लगे। किसी को भी आलोचना के नाम पर डिक्टेटर कहने की आजादी देने वाला डिक्टेटर, देश ना झुके इसलिए खुद झुक जाने वाला व्यक्ति डिक्टेटर। चमन चोपड़ा ने शो कर दिया तो अब इस गोदी एंकर को देखिए, सुशांत सिन्हा को, जो ध्रुव राठी के वीडियोस को न देखने की सलाह दे रहा है और कह रहा है कि वो विदेश में बैठकर अंडबंड वीडियो बनाता है। अभी इंसान ध्रुव राठी के विदेश में बैठने से परेशान है कि इसके आका के लिए बोली गई बातें इसे पसंद नहीं आई, इसलिए डिफेंड करने चले आए। और चाचा, अगर ये अनबंड है तो फिर ये क्या है? इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कुछ दिनों से गोदी मीडिया एक मुद्दे को खूब जोर शोर से उछालने में लगा हुआ है, जो है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव संदेश खाली के बारे में। कुछ दिनों पहले संदेश खाली नाम के गांव को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब सबकी जुबान पर है। संदेश खाली पश्चिम बंगाल का संदेश खाली है। संदेश खाली के मामले में भी किया जा रहा है। दोस्तों, यही मीडिया की ताकत है कि वो छोटे से भी इशू को बड़ा बना सकती है और बड़े से बड़े इशू को गायब कर सकती है। आजाद भारत के अंदर इस तरह की घटना किसी नहीं दिखी और सबके मुंह सिले हुए हैं। एक हाथरस हुआ था, तमाम लोग छाती पीट रहे थे, तमाम विपक्षी नेता छाती पीट रहे थे, लेकिन बंगाल के संदेश खाली पर ऐसा मौन है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। शर्मिंदगी की प्रकाष्ठा हुई है संदेश खाली के अंदर। जियान है आप। आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं संदेश खाली का मुद्दा गोदी एंकर्स क्यों उठा रहे हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है कि ममता दीदी वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा रही हैं और तेजी से वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। और जानते हैं कि कैसे ये गोदी एंकर्स सत्ता के पक्ष में माहौल सेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संदेश खाली का मुद्दा है क्या।
तो 5 जनवरी की सुबह को ईडी की एक टीम टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर पर रेड करने जा रही थी, लेकिन उस कार को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में ईडी के अफसरों को गंभीर चोटें आईं और अधिकारी शाहजहां शेख के घर पर रेड नहीं कर पाए और उसी दिन के बाद से शेख साहब कहीं फरार हो गए थे। बाद में पुलिस के हत्थे चढ़े और गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम पर लगभग 3 दर्जन FIR हुए हैं। कभी ड्राइवरी करने वाला ये शख्स अपने चाचा की उंगली पकड़कर राजनीति में आया और लोगों का आरोप है कि गुंडागर्दी करता है, टीएमसी का नेता है। आदिवासी महिलाओं का आरोप है कि उनका यौन शोषण भी किया गया है, उनकी जमीनें छीनी गई हैं, वहां पर फिश फार्म बनवा दिया गया है। ईडी का कहना है कि इसने राशन स्कैम किया है और बीजेपी का कहना है कि पुलिस और ममता बनर्जी इसे बचा रहे हैं और दीदी से राज्य संभल नहीं रहा है। मोदी जी ने 1 मार्च को रैली की और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और फिर तो इस स्टोरी में बीजेपी के लिए एक बड़ा फेवरेट उनका एंगल भी है, तो फिर से अस वर्सेस देम वाली फीलिंग को जगाने का मौका मिला। इस स्टोरी में आरोपी मुसलमान है और जहां की यह घटना है उस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो गोदी मीडिया के एंकर्स टूट पड़े इस पर। ममता बनर्जी इस पर जो जवाब दे रही है वो उनका वही पुराना तरीका है कि सब कुछ बीजेपी पर डाल दो। साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव करीब है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी 2019 में 18 सीट्स जीती थी और इस बार और जीतना चाहेगी। इसलिए इस मुद्दे को गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके जोरों शोरों से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। और पॉलिटिसाइज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरफ ममता बहन जी ये बोल रही हैं कि ये सब RSS के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि संदेश खाली में माहौल खराब किया जा सके। दूसरी तरफ महीनों तक मणिपुर जलता रहा, मोदी वहां तो नहीं गए, औरतों के साथ वहां भी अन्याय हो रहा था, लेकिन तब ईरानी जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और ट्राइबल्स को तो वहां भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तब नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन वालों ने प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग मणिपुर में क्यों नहीं करी। ये सही भी है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है और मन मुताबिक धर्म का आरोपी भी मिल गया है, तो बीजेपी के लिए तो सोने पर सुहागा जैसा है ही। अब आते हैं मूल सवाल पर कि इस तरह के अपराध के आरोपी को तो सजा मिलनी ही चाहिए और कोर्ट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। इस तरह के अपराधियों की असली जगह जेल ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाकी जो घटनाएं होती हैं उनको भी इसी तरह की कवरेज मिलती है, इसी तरह उन पर मीडिया में डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होता है। आइए देख लेते हैं फरवरी में ऐसी और कौन सी घटनाएं हुई जिस पर गुल्लू और तिहाड़ी जैसे एंकर्स चुप रहे लेकिन संदेश खाली पर बोले। यहाँ पर साफ कर दूं कि मैं बिल्कुल चाहता हूं कि संदेश खाली पर बात हो और 10 खबरें चलें, लेकिन एक प्राइम टाइम डिबेट तो इन मुद्दों पर भी होनी चाहिए थी। जिस दिन 1 मार्च को पीएम मोदी बंगाल में ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे, उसी दिन खबर आई कि जहां से मोदी जी जीते हैं बनारस, वहीं के एक बीजेपी नेता जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, उन पर एक महिला ने आरोप लगाया है जबरदस्ती करने का, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया ने इस पर एक भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं की। किसी ने मोदी जी को या योगी जी को गलत ठहराया नहीं। क्यों नहीं? खबर में तो साफ साफ लिखा है कि ये शख्स बीजेपी का नेता है, तो पार्टी के बड़े लोगों को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि संदेश खाली का शाहजहां शेख दोषी निकलता है तो उसे कठोरतम सजा होनी चाहिए, 10 प्राइम टाइम डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन बनारस के इस बीजेपी नेता पर भी तो एक आध खबर हो, पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल हो, और वो क्यों नहीं हो रहा है। अभी 2-2.5 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी MLA राम दुलार गोंड को 25 साल की सजा हुई है, लेकिन क्या सोनभद्र जाकर मोदी जी ने योगी जी पर निशाना साधा। चलिए यूपी छोड़िए, वेस्ट बंगाल चलते हैं। वहां पर एक लोकल बीजेपी लीडर है सब्यसाची घोष, जो 25 फरवरी को वेस्ट बंगाल के हावड़ा में सेक्स रैकेट चलाता हुआ पकड़ा गया, जिसमें 2 बच्चियां माइनर थीं, यानी कि 18 साल से कम उम्र थी उनकी। लेकिन इसे ये कहकर बीजेपी ने टाल दिया कि संदेश खाली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी सरकार ये कर रही है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये सोचें समझें कि चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, गरीबों के बारे में कोई सरकार नहीं सोचती है और लाचारों के शोषण के मामले में कोई भी सरकार कम नहीं है। लेकिन अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सभी को बराबर सजा मिलनी चाहिए। मगर गोदी मीडिया इस तरह से खबरें दिखाता है जैसे बीजेपी पार्टी सही है और बाकी सब गलत। मोदी जी की पार्टी वाले नेता ही हैं, बाकी तो सभी पार्टियों में देश विरोधी भरे हुए हैं, हिंदू विरोधी भरे हुए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मीडिया को निष्पक्ष होकर खबरें दिखानी चाहिए और इस खेल को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि कौन सत्ता बचा रहा है और कौन सत्ता में आने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रहा है। और यहाँ पर आता है हमारा दूसरा सवाल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और वो है कि क्या वाकई ममता दीदी रहीं तो पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में आ जाएगा।
आज़ादी के बाद से वेस्ट बंगाल में कितनी बढ़ी है मुस्लिमों की आबादी, इसे देखने का सबसे आसान और ऑफिशियल तरीका है पॉपुलेशन सेंसस को देखा जाए। जनगणना को देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि किसकी कितनी आबादी थी, कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। इसके मुताबिक वेस्ट बंगाल में 78.5 यानी कि 78.5% हिंदू थे और 19.4% मुस्लिम थे। फिर आते हैं 1991 के सेंसस पर, यहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 23.6% हो जाती है और हिंदुओं की आबादी का परसेंटेज घटकर 74.7 हो जाता है। 2001 में मुस्लिमों की आबादी का परसेंटेज फिर बढ़कर 25.2 हो जाता है और 2011 में मुस्लिमों की आबादी फिर बढ़कर 27% हो जाती है। मतलब अगर सेंसस के हिसाब से देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिमों की आबादी वेस्ट बंगाल में बढ़ी है और इसी बढ़ते हुए ट्रेंड को देखकर बीजेपी वाले कहते हैं कि इस बार मुस्लिमों की आबादी 30% हो जाएगी और एक दिन हिंदू वहाँ रह ही नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यह कैच है जो बीजेपी के दावे को पूरी तरह गलत साबित करता है। हम सब जानते हैं कि जब दो लोग मिलकर दो बच्चों को जन्म देते हैं तो वो दुनिया में एक तरह से अपना रिप्लेसमेंट छोड़कर जाते हैं, जिससे आबादी बढ़ती नहीं है। दो लोग इस दुनिया से जाएंगे और दो लोग उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन अगर दो लोग मिलकर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इससे आबादी बढ़ती है। तो 2 से कम संतानें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आबादी कम होती जाएगी और 2 से ज़्यादा रहेंगे तो आबादी बढ़ेगी। इसे TFR या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। TFR 2.1 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले के वक्त में लोग खूब बच्चे पैदा करते थे और एक तरह की सोच थी हमारे यहाँ कि जितने बच्चे होंगे उतनी कमाई होगी। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स भी नहीं लेते थे, खासकर गरीब और कम पढ़े लिखे लोग। इससे आबादी तेज़ी से बढ़ती गई। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि जितने कम बच्चे होंगे उतनी अच्छी परवरिश उसे वो दे पाएंगे। इसी का नतीजा है कि पूरे देश में TFR में टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आई है और वो 2.0 के आसपास है। मगर वेस्ट बंगाल में भी फर्टिलिटी रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर के मुताबिक वेस्ट बंगाल में TFR घटकर 1.4 के आसपास पहुंच गई है, जो कि चिंताजनक है। और पूरे देश में सबसे कम TFR कोलकाता शहर का है। इससे मालूम चलता है कि अभी तक का ट्रेंड चाहे जो रहा हो, लेकिन ऐसा कहना कोरी बकवास है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी या फिर हिंदू खतरे में हैं और सरकार को चाहिए कि वो जनगणना जल्द से जल्द कराए। 2021 में चलो कोरोना की वजह से नहीं कराई गई जनगणना, लेकिन अब क्या समस्या हो रही है? जनगणना कराओ और सच्चाई खुद जान जाओ, लेकिन जनगणना न कराने में जब फायदा हो रहा हो तो जनगणना कौन कराए? और इस बढ़ती आबादी की बकवास को बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया वाले फैलाते रहते हैं। तो दोस्तों, गोदी मीडिया के इस जाल में मत फंसिए। टीवी कम देखिए, किताबें ज़्यादा पढ़िए, समाज में प्यार मोहब्बत फैलाइए। प्रण कीजिए कि आप नफरत नहीं। NBDS ने बहुत सही काम किया कि ये जो चैनल है आज तक और भी बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो सिर्फ नफरत का बाजार लगाते हैं। उनको सिर्फ इतने से मतलब होता है कि कहाँ हिंदू है और कहाँ मुस्लिम है। हिंदू अगर है तो उस बात को छोड़ देना है, अगर उसने गलत किया तो उसको कभी कवरेज नहीं करेंगे। उसको बिल्कुल भी कोई मीडिया वाले, कोई भी चैनल वाले उसको चला नहीं सकते। जहाँ मुस्लिम का एक निकला नहीं कि वो हर चैनल पे चलने शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में एक केस मैं भी बताऊंगी कि जो है पंजाब के लुधियाना से एक खबर थी कि सोनू कुमार का एक लड़का है जिससे पंडित से बहस हो गई थी और वो उस मंदिर में 14 मूर्तियों की, शिव जी की मंदिर थी, उसमें 14 मूर्तियों को उसने तोड़ा था। लेकिन वहां जब तक नहीं पता चला कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, तक जो है जिहादियों के नाम पर वो न्यूज चली और सब चैनलों ने चलाया। आज तक ने भी चलाया है, न्यूज़ 18 ने भी चलाया है और भी चैनल्स ने चलाए हैं। उसके बाद जैसे पता लग जाता है कि वो लड़का सोनू कुमार है तो उसको कवर करने के लिए कोई गया ही नहीं। ये मीडिया वाले ऐसे ही हैं जो सिर्फ नफरत का बाजार लगाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी किताबों में, अपने कामों में बिजी रहिए। इतनी ज़्यादा खबर सुनने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना ही सुना जाए। और रही बात वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में अगर उतने 74% अगर हिंदू हैं और 27% अगर मुसलमान हैं तो वहाँ पे अगर 30 भी हो जाएंगे ना तब भी वो हिंदू से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। कोविड की वजह से छूटा था तो अब तो नहीं दिक्कत, अब तो कोविड है नहीं, तो करा लें, देख लें कि मुसलमान वहाँ पे वेस्ट बंगाल में कितने आए हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दे, आमीन। नमाज और तिलावत की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।